क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। बच्चों, आज हम कक्षा 12 में गद्य गरिमा का बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, भाषा और आधुनिकता, जिसे प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी ने लिखा है। आज हम उस पाठ के गद्यांश को पढ़ेंगे, उनके उसमें आने वाले प्रश्नों को पढ़ेंगे, उनके उत्तरों को जानेंगे। तो ये जो पाठ है भाषा और आधुनिकता, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। परीक्षा में इसमें से ज़रूर पूछा जाता है कोई ना कोई गद्यांश। तो आज इस वीडियो में हम भाषा और आधुनिकता पाठ को पढ़ने वाले हैं। तो बच्चों, इस वीडियो को आप आखिरी तक ज़रूर देखिएगा, ताकि आपको इस में के जितने भी महत्वपूर्ण गद्यांश हैं और उसके प्रश्नोत्तर हैं, वो सब आपको आ जाए। और अगर आप इस तरह के और भी नए-नए वीडियो पाना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपके लिए लगातार ऐसे वीडियो बनते रहेंगे और आप तक पहुँचते रहेंगे। तो अब हम इस वीडियो को शुरू करते हैं और इसका जो पहला महत्वपूर्ण गद्यांश है, उसकी व्याख्या को समझते हैं। रमणीयता और नित्य नूतनता अन्योन्याश्रित है। यहाँ पर लेखक का कहना है कि रमणीयता माने जो सुंदरता है, और जो नित्य नूतनता, नूतनता माने नवीनता, सुंदरता और नवीनता अन्योन्याश्रित माने एक दूसरे के ऊपर आश्रित हैं। ये दोनों चीजें एक दूसरे पर आश्रित है। रमणीयता के अभाव में कोई भी चीज मान्य नहीं होती। देख लीजिए, ये आपका अंडरलाइन है, रेखांकित है। इसकी व्याख्या 2 नंबर की पूछी जाएगी। तो यहाँ पे कहा गया है कि रमणीयता के अभाव में कोई भी चीज मान्य नहीं होती। जो सुंदरता है, उसके अभाव में कोई भी चीज जो है, ये समाज में मान्यता उसको नहीं मिलती है। नित्य नूतनता किसी भी सर्जक की मौलिक उपलब्धि की प्रामाणिकता सूचित करती है। अब यहाँ लेखक कहता है कि नित्य नूतनता माने हमेशा नवीनता लाना, जो सर्जक है, जो लेखक है, उसकी मौलिक उपलब्धि की जो प्रामाणिकता है, वो उसको सूचित करती है कि उसका जो साहित्य है, उसका जो लेखन है, उसमें हमेशा नवीनता बनी रहे और उसकी अनुपस्थिति में कोई भी चीज वस्तुतः जनता व समाज के द्वारा स्वीकार्य नहीं होती। रमणीयता के अभाव में और नूतनता के अभाव में कोई भी चीज लोगों के द्वारा या समाज के द्वारा स्वीकार नहीं की जाती है। सड़ी गली मान्यताओं में जकड़ा हुआ समाज जैसे आगे नहीं बढ़ पाता। तो यहाँ पे उदाहरण दिया है लेखक ने कि जैसे किसी समाज की जो मान्यताएं हैं, जो परंपराएं हैं, अगर वो सड़ी गली पुरानी हो गई है, तो ऐसी सड़ी गली मान्यताओं में जैसे जकड़ा हुआ समाज कभी आगे नहीं बढ़ पाता है, कभी उसका विकास नहीं होता है। वैसी ही पुरानी रीतियों और शैलियों की परंपरागत लीक पर चलने वाली भाषा भी जन चेतना को गति देने में प्रायः असमर्थ ही रह जाती है। उसी प्रकार से जो पुरानी रीतियां हैं और पुरानी जो शैलियां हैं, पुराने जो शब्द हैं, उन पर गढ़ी हुई या परंपरागत शुरू से आरंभ से चलने वाली परंपरा पर जो भाषा चलती है, वो भी जो जन चेतना है, उसे वो गति नहीं दे पाती है। तो कुल मिला के यहाँ लेखक का कहना ये है कि भाषा जो है, जैसे जैसे समाज में परिवर्तन होता है, वैसे वैसे भाषा में भी परिवर्तन होता जाता है। अगर समाज में परिवर्तन होता रहे और भाषा में परिवर्तन नहीं होगा, तो वो जो भाषा है, वो लोगों में लोकप्रिय नहीं हो पाएगी। तो भाषा में परिवर्तन और नवीनता होना बहुत ही आवश्यक है। अब प्रश्न देखते हैं। गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। तो गद्यांश के पाठ का नाम भाषा और आधुनिकता है और लेखक का नाम प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी है। ये प्रश्न इस तरीके से भी आ सकता है, अथवा उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो इसमें भी आपको पाठ का नाम और लेखक का नाम ही लिखना है। ये 2-2 नंबर के सारे प्रश्न होंगे। तो एक गद्यांश से 10 नंबर के प्रश्न आते हैं। अगला है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो रेखांकित अंश की व्याख्या आपको समझा दी गई है, पढ़ा दी गई है, तो उसी तरह आपको करना है। अगला प्रश्न, अगले जो 3 प्रश्न आ रहे हैं, वो गद्यांश में देखकर आपको उत्तर वहां से देना है। तो ये आप देखिएगा कि जो प्रश्न जिस पंक्ति से पूछा गया है, उसी पंक्ति में उसका उत्तर आपको मिल जाएगा। तो तीसरा प्रश्न है, रमणीयता और नित्य नूतनता किस प्रकार अन्योन्याश्रित है। तो इसका देखिए, ये प्रश्न पूछा गया है पहली पंक्ति से, रमणीयता और नित्य नूतनता अन्योन्याश्रित है, क्योंकि रमणीयता के अभाव में कोई भी चीज मान्य नहीं होती है। यहाँ से आपको उत्तर देना है।
अगला है प्रस्तुत गद्यांश के अनुसार नित्य नूतनता किसे सूचित करती है। अब इसका जो उत्तर आप ये प्रश्न पूछा गया है दूसरी पंक्ति से, तो यहीं से आपको उत्तर आएगा। तो यहाँ उत्तर लिखना है कि नित्य नूतनता किसी भी सर्जक की मौलिक उपलब्धि की प्रामाणिकता को सूचित करती है। ये आपका उत्तर होगा। अगला आपका प्रश्न है लेखक के अनुसार भाषा किसका और कैसा माध्यम है। तो हम जानते हैं कि लेखक के अनुसार भाषा जो है वो अभिव्यक्ति का माध्यम है। भाषा के द्वारा हम अपने विचारों को एक दूसरे तक आदान प्रदान करते हैं। तो ये 5 प्रश्न हैं और इनका इस तरीके से उत्तर देना है। अब अगले पैराग्राफ को देखते हैं, अगला गद्यांश देखते हैं। अब दूसरा इम्पॉर्टेंट आपका जो गद्यांश आ रहा है वो है विज्ञान की प्रगति के कारण नई चीज़ों का निरंतर आविष्कार होता रहता है। यहाँ पे लेखक कहता है कि जैसे जैसे विज्ञान की प्रगति होती जाती है, विज्ञान का विकास होता है, वैसे हम तमाम तरह की नई नई चीज़ों का आविष्कार होता रहता है। जैसी समाज की आवश्यकता होती है वैसे नई नई चीज़ें बनती रहती हैं। जब कभी नया आविष्कार होता है उसे एक नई संज्ञा दी जाती है। जब कभी नई चीज़ बनती है, पहली बार बनती है कोई चीज़, जिस देश में उसका आविष्कार होता है तो उसका एक नाम दिया जाता है। तो उसे नई संज्ञा माने उसका एक नाम रखा जाता है। जिस देश में उसकी सृष्टि की जाती है वह देश उस आविष्कार के नामकरण के लिए नया शब्द बनाता है। तो होता क्या है कि जिस देश में किसी वस्तु का पहली बार आविष्कार होता है तो वो देश ही उस वस्तु का नामकरण करता है, उसके लिए एक नया शब्द गढ़ता है, नया नाम बनाता है। और वही शब्द प्रायः अन्य देशों में बिना परिवर्तन के वैसे ही प्रयुक्त किया जाता है और उसी शब्द को पूरी दुनिया के जितने भी देश हैं वो बिना परिवर्तन के उसी शब्द का प्रचलन पूरे विश्व में सभी देशों में हो जाता है। हर देश उस वस्तु के लिए अपना अलग अलग नाम नहीं रखता है। यदि हर देश उस चीज़ के लिए अपना अपना अलग नाम देता रहेगा तो उस चीज़ को समझने में दिक्कत होगी। क्यों अलग अलग नाम नहीं रखता है? क्योंकि हर देश अगर उस वस्तु के लिए अलग अलग नाम रखेगा अपने देश में तो व्यक्ति के लिए उस वस्तु को समझना आसान नहीं होगा। जैसे रेडियो, टेलीविज़न, स्पुतनिक। तो ये रेडियो, टेलीविज़न और स्पुतनिक की जितने भी हैं आपके आविष्कार हैं। रेडियो देखिए हर देश में रेडियो के नाम से ही जाना जाता है, टेलीविज़न टेलीविज़न के ही नाम से जाना जाता है। तो अब इस पे आधारित प्रश्नोत्तर देख लेते हैं। गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। तो ये 2 प्रश्न जो हैं बिल्कुल निश्चित होते हैं। एक रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए और गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम या संदर्भ लिखिए। तो ये जो 2 प्रश्न होते हैं वो हमेशा आते हैं और 3 प्रश्न आपके बदल जाते हैं। तो यहाँ पाठ का नाम आपका होगा भाषा और आधुनिकता, लेखक का नाम प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी, रेखांकित अंश की व्याख्या आप समझ चुके हैं। अगला प्रश्न है निरंतर आविष्कार किसके कारण होता है। तो यहाँ ये जो प्रश्न पूछा गया है आपकी इस पहली पंक्ति से पूछा गया है, तो यहीं से इसका उत्तर आपको देना है। विज्ञान की प्रगति के कारण किसके कारण निरंतर आविष्कार किसके कारण होता है। तो निरंतर आविष्कार विज्ञान की प्रगति के कारण होता है। अगला प्रश्न है कोई शब्द प्रायः अन्य देशों में बिना परिवर्तन के ही क्यों प्रयुक्त होता है। यहाँ आपको उत्तर देना है कि कोई शब्द अन्य देशों में बिना परिवर्तन के इसलिए प्रयुक्त होता है ताकि उस वस्तु को समझने में कोई दिक्कत ना हो। अगला प्रश्न है उपर्युक्त गद्यांश में किसकी नवीनता के संदर्भ में विचार व्यक्त किए गए हैं। तो उपर्युक्त गद्यांश में भाषा की नवीनता के संदर्भ में विचार व्यक्त किए गए हैं। तो ये आपके 5 प्रश्न थे, 5 उत्तर थे। अब अगला पैराग्राफ देखते हैं। अगला जो गद्यांश है हमारा इम्पोर्टेंट उसको देख लेते हैं। अगला देखिए इम्पॉर्टेंट हमारा है जो ये आता है अक्सर पूछा जाता है नए शब्द, रेखांकित भी है, शुरू की लाइन आपकी रेखांकित है, ये रेखांकित अंश की व्याख्या में भी पूछा जाएगा प्रश्न में। नए शब्द, नए मुहावरे एवं नई रीतियों के प्रयोगों से युक्त भाषा को व्यवहारिकता प्रदान करना ही भाषा में आधुनिकता लाना है। तो यहाँ पर वो कहते हैं कि नए शब्द, भाषा में क्या होता है हमेशा नए नए शब्द, नए नए मुहावरे और नई नई रीतियों का
प्रयोग होता रहता है, तो नए शब्दों, नए मुहावरों और नई रीतियों के प्रयोग से युक्त भाषा को व्यावहारिकता प्रदान करना, माने वो भाषा केवल किताबी ना रहे, वो व्यावहारिक रहे, लोगों की बोलचाल में आ जाए, प्रदान करना ही भाषा में आधुनिकता लाना है। यहाँ पे लेखक ये कहना चाहता है कि भाषा में आधुनिकता कैसे आएगी? भाषा में आप लिखने में, किताबों के अंदर आप नए शब्दों को गढ़ दीजिए, नए मुहावरे, नए परंपराएं, नई रीतियों को गढ़िए, लेकिन वो भाषा जब तक बोलचाल में नहीं आएगी, व्यवहारिक में नहीं आएगी, तब तक वो भाषा आधुनिक नहीं होगी। तो भाषा को व्यवहारिक बनाना ही भाषा को आधुनिक बनाना है। दूसरे शब्दों में केवल आधुनिक युगीन विचारधाराओं के अनुरूप नए शब्दों के गढ़ने मात्र से ही भाषा का विकास नहीं होता। उन्होंने कहा कि दूसरे शब्दों में अगर इसी बात को कहा जाए तो केवल आधुनिक विचारधारा, जैसे हमारी नवीन विचारधारा आती है, नए नए विचार समाज में आते हैं, उसके अनुरूप केवल नए शब्दों को गढ़ दिया जाए, उससे कभी भी भाषा का विकास नहीं होता, वरन नए पारिभाषिक शब्दों को एवं नूतन शैली प्रणालियों को व्यवहार में लाना ही भाषा को आधुनिकता प्रदान करना है। तो अथवा मतलब उन्होंने कहा कि बल्कि क्या करना चाहिए, हमारे जो नए नए पारिभाषिक शब्द हमारी भाषा में आते रहते हैं, जो नवीन शैलियाँ उसमें इस्तेमाल होती हैं, वो अगर व्यवहार में आ जाएं तभी भाषा आधुनिक हो सकती है। तो इस पैराग्राफ में भाषा किस प्रकार से किताबी ना होकर व्यवहारिक होनी चाहिए, भाषा जब तक व्यवहारिक नहीं होगी, लोगों की बोलचाल में नहीं आएगी, तब तक भाषा आधुनिक नहीं होगी। तो अब इसके प्रश्नों के उत्तर देखते हैं। गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। तो पाठ का नाम आपका हो जाएगा भाषा और आधुनिकता, लेखक का नाम प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी, रेखांकित अंश की व्याख्या आप समझ चुके हैं। और तीसरा प्रश्न है, भाषा को व्यवहारिक बनाकर हम उसमें क्या परिवर्तन ला सकते हैं? तो इसमें है भाषा को व्यवहारिक बनाकर हम उसमें आधुनिकता ला सकते हैं। अगला प्रश्न है, भाषा को आधुनिकता प्रदान करने हेतु क्या आवश्यक है? तो यहाँ पे भाषा को आधुनिकता प्रदान करने हेतु व्यवहारिकता आवश्यक है, उसे व्यवहारिक बनाना आवश्यक है। भाषा का प्राण तत्व क्या है? तो भाषा का प्राण तत्व व्यवहारिकता है। तो इस छोटे से पैराग्राफ में केवल एक ही बात समझाई गई है कि भाषा को व्यवहारिक बनाकर हम उसको जो है आधुनिक बना सकते हैं। तो ये तीनों प्रश्नों के उत्तर आपके वहीं से दिए जाएंगे। तो बच्चों, आपने तीनों पैराग्राफ पढ़ लिए, तीनों गद्यांश पढ़े, तीनों ही महत्वपूर्ण हैं, सबके प्रश्नोत्तर आपने देखे, व्याख्या देखी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। अब अगले वीडियो में फिर किसी टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।